बोलिए बोलिए बोलिए, कोई डाउट है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया था बताइए, क्या चल रहा था जरा मुझे आइडिया दीजिए। वेक्टर वेक्टर्स में क्या हो गया था? वेक्टर्स में कहाँ तक बातें हुई बताइए जरा। सर एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना सिखाते हैं। एंगल बिटवीन वेक्टर्स करा दिया था, राइट? जी सर। चलिए हाँ भाई, समीर कैन यू प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो प्लीज। हाँ जी, तो बात हो रही थी टेस्ट का सिलेबस क्या मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। क्या सर? टेस्ट का सिलेबस बताया हुआ है कि मैंने आप लोगों को नो। नहीं बताया। चलिए, तो आपका जो टेस्ट का सिलेबस रहेगा वो आपका रहेगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस कंप्लीट, है ना? एरर्स एंड ऑल पूरा कंप्लीट रहेगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? टेस्ट आपका शायद से ट्यूसडे को है। चलिए हाँ, तो बात हो रही थी वेक्टर्स की। मैंने कहा वेक्टर्स के बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल्स कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? ट्यूसडे को 11th है, 12th नहीं है। ट्यूसडे को टेस्ट है आपका 11th को। 12th को शायद आपका ऑफ रहेगा बिकॉज ऑफ जन्माष्टमी, सो द टेस्ट हैज बीन शेड्यूल्ड टू ट्यूसडे। एक बार कंफर्म कर लेना आप लोग एकेडमिक टीम से, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली द टेस्ट विल बी ऑन ट्यूसडे। आज आपकी पहली क्लास है। चलिए, तो बात नहीं, हमने वेक्टर्स एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है? और वेक्टर्स आपकी पहली क्लास हो या दूसरी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना टेस्ट जरूर देंगे। किसी ने भी क्लासेस मिस की हो या नहीं की हो, टेस्ट जरूर दें। प्रिपेयर्ड हो या नहीं हो, यूनिट्स एंड डायमेंशन बहुत इजी चैप्टर है और आपने कई बार पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, रिवीजन में पढ़ा होगा, ठीक है? तो आप ये मान के चलिए कि यूनिट्स एंड डायमेंशन बहुत इजी चैप्टर है, तो टेस्ट जरूर दें, चाहे किसी ने कोई क्लास मिस की हो या नहीं की हो। टेस्ट स्किप नहीं करेंगे, ठीक है? टेस्ट में कहीं पे भी किसी भी तरीके से कोई भी स्किप नहीं करेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे, चाहे आपकी प्रिपरेशन हो, चाहे आपने कोई क्लास मिस की हो या नहीं की हो। ओके, चलिए, तो पहली चीज, निशान मैंने आपको बोला शायद आपका टेस्ट 11th को है। एक बार आप एकेडमिक टीम से कंफर्म कर लेना, शायद से रीशेड्यूल हुआ है बिकॉज ऑफ जन्माष्टमी। इट मे बी रीशेड्यूल्ड ऑन ट्यूसडे, ठीक है? तो जस्ट कंफर्म वंस विद द एकेडमिक्स, ठीक है? निशान बेटा, मैं भी आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है, कि सर टेस्ट 12th को शायद नहीं है, 11th को है। सुना तो कीजिए आप मेरे को। आप लोग एक बार एकेडमिक टीम से कंफर्म कर लीजिएगा, ओके? वॉइस में किसी कोई दिक्कत आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं, मेरे को बाकी लोग बताएं जिसको क्लियर आ रही है। बैकग्राउंड वही सारा बहुत। बेटा आप लोगों को किसी को अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आई गेस थोड़ा सा नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो सकता है, ठीक है? चलिए, तो बातें करते हैं अपन वेक्टर्स में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? वेक्टर्स की आगे की बातें करेंगे। अभी तक हमने देखा कि सर वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स की डायरेक्शंस कैसे होती हैं, वेक्टर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वेक्टर्स के बारे में हमने दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम कैसे ले सकते हैं, है ना?
आज क्या दिन क्यों अच्छा नहीं है भाई। हाँ मैंने कहा सर आज हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन की। देखिए आपको पहले दिन ही मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर्स की डेफिनेशन आपको जब बताई थी तो वो ये बोला था कि जो वेक्टर्स हैं, ठीक है। समीर कैन यू प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा प्लीज। चलिए समीर बेटा कैन यू हियर मी, थैंक यू। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ये एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी। मुझे इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है, इनका रिजल्टेंट लेके आना है। एडिशन जानते हो क्या होता है कि भाई सिंपली तो आप बोलते हो वेक्टर का एडिशन थोड़ा डिफरेंट चलता है। वेक्टर का एडिशन कैसे चलता है? थोड़ा अलग चलेगा। तो वेक्टर को ऐड करने के तरीके होते हैं, मैंने कहा दो तरीके होते हैं बेसिकली। आप बोलोगे एक होता है ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला तरीका होता है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं कि सर हम दो वेक्टर को दो साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा पहला वेक्टर लिया, आपने बोला ये ए वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ये हो गया आपका ए वेक्टर। आप बोलते हो सर जहां पे ये टेल ये हेड, जहां पे ए वेक्टर का हेड आएगा वहां पे हम दूसरा वेक्टर रखेंगे टेल। आप बोले इस बी को ऐसा पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो आप बोलेंगे ये बी वेक्टर हो गया। ठीक है, मानसी शायद आज एक या दो नए बच्चे हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये वेक्टर की एकदम स्टार्टिंग है। इनका पिछले लेक्चर से कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, पिछले लेक्चर में सॉरी टेस्ट के लिए मैंने आपको सिर्फ यूनिट्स एंड डायमेंशन बताया। एक और टॉपिक हो गया मैथमेटिकल टूल्स। आई थिंक हमने सिलेबस की बात की थी ऑलरेडी। तो द टेस्ट लेवल विल बी यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट, है ना। कल की क्लास तक हमने जो कुछ पढ़ा था वो कंप्लीट आएगा सिलेबस में। ठीक है, सो मैथमेटिकल टूल एंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस कंप्लीट। वेक्टर वाला पोर्शन टेस्ट में नहीं आएगा। जो हम आज पढ़ रहे हैं या कल हमने वेक्टर का पोर्शन पढ़ा था, ये आगे की क्लास में हम कभी पढ़ेंगे। सो दैट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टेस्ट। यूनिट्स एंड डायमेंशंस कंप्लीट एंड मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, तो मैंने कहा है सर मानसी और एक दो बच्चे जो नए हैं उनको मैं एक बार बता दूं कि वेक्टर एक फ्रेश टॉपिक है और वेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स। अगर आपको वेक्टर में प्रॉब्लम है तो आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम रहेगी। तो वेक्टर्स को बहुत अच्छे से करना है। और क्योंकि एकदम वेरी स्टार्टिंग टॉपिक है ना, अभी हार्डली हमने कल 10-15 मिनट वेक्टर्स के बारे में बात की थी, तो आप लोगों का ज्यादा मिस नहीं हुआ होगा। हाँ, लेकिन पहला चैप्टर हो गया यूनिट्स एंड डायमेंशन और थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप रिकॉर्डेड लेक्चर से जल्दी कवर जरूर करें। ठीक है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आप उनको गो थ्रू करके जल्दी से जल्दी कवर जरूर करें, ताकि आपको आगे अभी वेक्टर्स जब तक चल रहा है तब तक बाकी टॉपिक भी कवर कर लें। बिकॉज वेक्टर्स में तो आपके पुराने टॉपिक यूज एज सच नहीं होंगे, बट वेक्टर्स के बाद अगले टॉपिक्स में आपके पुराने कुछ टॉपिक्स आपके यूज होंगे, स्पेशली दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, जो मैथमेटिकल टूल्स वाला है, तो उसको आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उनके थ्रू पढ़ लीजिए। कोई एरर आपको कोई भी उसमें डाउट हो रहा होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करते हैं आगे की। चलिए सारे लोग आई गेस हैं यहाँ पे अवेलेबल। हाँ, मैंने कहा सर देखिए ट्राइंगल लॉ कैसे काम करते हैं। आपने पहला वेक्टर लिया टेल है, आप चाहे ए वेक्टर को पहला वेक्टर ले सकते हो, आप चाहे बी वेक्टर को पहला वेक्टर ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी भी वेक्टर को आप फर्स्ट वेक्टर की तरह डील कर सकते हो। मैंने ए वेक्टर टेल हेड, और जहाँ पे पहले वेक्टर का हेड आया वहां पे आप दूसरे वेक्टर का टेल रखोगे। इसी सीक्वेंस में आपको रखना है। देन टेल हेड, ये दो साइड हो गई। अगर ट्राइंगल को कंप्लीट करना है तो देयर हैज टू बी 3 साइड्स, है ना। कितनी साइड्स होनी चाहिए? 3 साइड्स। तो आप बोलोगे थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इन दी ऑपोजिट सीक्वेंस। देखो अगर हम ऐसे टेल हेड करते तो मुझे टेल हेड ऐसे ड्रॉ करना पड़ता, लेकिन मैं कहता हूं ऑपोजिट सीक्वेंस ये। ठीक है, सबसे इनिशियल पॉइंट से सबसे फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर है, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर एंड दैट इज नथिंग बट द वेक्टर a plus b। ये वेक्टर दोनों के रिजल्टेंट यानी दोनों का एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? इन दोनों वेक्टर को हटा के अगर केवल आप ये वाला वेक्टर भी रख दोगे तो उसका इफेक्ट सेम रहेगा।
है ना, 2 + 2 4 होता है, एग्री। तो आप क्या करते हो कि सर या तो 2 + 2 लिखते हो या फिर 4 लिखते हो। तो अगर आप इन दोनों को हटा के केवल ये वेक्टर लगाओगे तो भी उसका इफेक्ट सेम रहेगा, एंड अगर आप इंडिविजुअली ए और बी रख सकते हो तो भी इसका इफेक्ट सेम रहेगा। तो ये होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं कहता हूँ सेकंड लॉ होता है वो होता है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, वो क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ। मैंने कहा इन्हीं दो वेक्टर को अगर आपको एडिशन करना है तो पैरेललोग्राम में आप क्या बोलते हो कि सर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि दोनों को टेल टू टेल कनेक्ट कर लेंगे दोनों वेक्टर को, है ना, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, सच दैट कि ये दोनों वेक्टर्स आपकी एक पैरेललोग्राम की दो कॉन्जुगेटेड साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर मैं इसको आगे से रिजॉइन करूंगा तो ये एक पैरेललोग्राम बन रहा होगा, एंड दीस टू आर रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। देन द डायगोनल पासिंग थ्रू द, ये जो जंक्शन से जो डायगोनल पास हो रहा होगा ये होगा, ये आपका रिजल्टेंट दे रहा होगा, दैट इज रिजल्टेंट, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको दे रहा होगा। ये वाला डायगोनल जो इन दोनों के बीच से पास होकर पैरेललोग्राम पर एंड देखिए, ये ट्राइंगल लॉ ही है। अगर ये ए वेक्टर है तो देखिए ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है तो अगर पैरेलल देखें तो ये भी तो बी वेक्टर है, तो ये बी वेक्टर है, ये भी बी वेक्टर है, तो आप बोलोगे ये वाली साइड क्या थर्ड साइड का ट्रायंगल होगी। तो ये रिजल्टेंट दे रही है सर ये और ये सेम ही चीज है, ऐसा कुछ नहीं, बस इनको रिप्रेजेंट करके तरीके अलग है। ठीक है, चलिए मैंने कहा सर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो थर्ड साइड है ये दूसरा डायगोनल है, ये वाला डायगोनल इन दोनों का एडिशन दे रहा है, ये वाला डायगोनल इन दोनों का डिफरेंस देता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दो डायगोनल पॉसिबल है, ठीक है, तो आप बोलोगे एक डायगोनल आपको एडिशन दे रहा है जो कि इन दोनों के बीच से पास हो रहा है, और दूसरा जो डायगोनल है वो आपको दे रहा है डिफरेंट दे रहा है जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। ठीक है, आप बोलोगे सर ये वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया है, तो आप बोलोगे ए पे खत्म हो रहा है, एरो ए पे आ रहा है, इसलिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। अगर इसकी डायरेक्शन को हम चेंज करते हैं, बी पे एरो बनाए और यहाँ पे टेल बनाए, तो ये वेक्टर बी माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है सर इसकी डायरेक्शन आपने रिवर्स कर दी तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, नेगेटिव ऑफ वेक्टर मतलब डायरेक्शन चेंज करने से तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो उस केस में बी माइनस हो जाएगा। रिजल्टेंट के केस में आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखो या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बातें हैं आपका ग्राफिकल मेथड की। मैंने कहा सर ग्राफिकल मेथड से मेरा काम नहीं चलना वाला, मेरे को आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा, है ना। तो आप बोलते हो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैंने कहा मान लो अगर इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos b। यार ए क्या है वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है वेक्टर, बी का मैग्नीट्यूड, और cos थीटा, ये थीटा क्या है एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे होगा, ये होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर मैंने कहा कि ये रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर ए से एंगल अल्फा बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, तो आप बोलोगे सर यहाँ से अगर आप tan अल्फा निकालोगे, ध्यान रखेंगे ये वेक्टर ए से एंगल बना रहा है अल्फा, तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला बन के आएगा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अगर यही एंगल बी से बन रहा होता मान लो, ठीक है, यहाँ से एंगल बन रहा होता तो बी की जगह पर ए आ जाता और ए की जगह पे बी आ जाता, बाकी चीजें सेम रहती, राइट, जहां जहां बी है वहां ए आएगा और जहां जहां ए है वहां पे बी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने ये एंगल ए से लिया था तो आप लिखो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर ये एंगल बी वेक्टर से लिया जाता है ना, तो आप लिखते ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। आई होप यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा सर अगर मुझे इसका ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो जरा देखो इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये डिफरेंस वाला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस आ जाएगा और बाकी चीजें सेम रहेंगी, 2ab cos। ये है रिजल्टेंट एडिशन का मैग्नीट्यूड, ये है सबट्रैक्शन का जो आपका मैग्नीट्यूड है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, मैंने कहा सिमिलरली अगर ये जो वेक्टर है ये एंगल इसके साथ एंगल ये अल्फा के, देखो दोनों के हेड कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे इसका हेड आ रहा है और ये इसका हेड, तो इन दोनों के बीच का ये एंगल क्या रहेगा,
मैंने कहा सर अगर ये वेक्टर ए से, ये वाला वेक्टर ए से बीटा एंगल बना रहा है तो यहाँ पे टेन बीटा का फॉर्मूला क्या दोगे? आप बोलोगे सर बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूले आपके डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, ठीक है। तो आपको इन फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एनी डाउट्स इन दिस पोर्शन? आई गेस इट इज क्लियर। No, sir. स्क्रीन इज क्लियर गाइस? तो मतलब डाउट नहीं है। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। बेटा अभी ब्लर है, क्लियर है, कैसे है ये बताइए आप। क्लियर है सर, क्लियर। क्लियर है सर। अब मैसेज आ गया। सर अपनी वॉइस थोड़ा सा लाउड कर दीजिए। आप जरूर ब्लर हो गई होगी बेटा, मैं अपनी तरफ से काफी ब्लर है सर। मैक्सिमम आई कैन से है। अभी तो आपकी स्क्रीन ब्लर हुई है, आई नो द स्क्रीन इज ब्लर, आई एम जस्ट रीलर्निंग, डोंट वरी। समीर आपका कैमरा ऑफ नहीं है। समीर कैन यू प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा प्लीज। बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है जिसका कैमरा अगर ऑन रहता है, ठीक है। आई रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा अपना कैमरा ऑफ ही रखें। चलिए अभी सबको क्लियर आ रहा होगा? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। तो मैंने कहा सर आपने अभी ये बात की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ फॉर्मूलेस की बात की, ठीक है। अब हम कुछ स्पेशल केसेस की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाट स्पेशल केस जरा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशल केस। स्पेशल केसेस का मतलब क्या हुआ जरा देखो। मैंने कहा पहला, अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, थीटा की वैल्यू 0 होगी। दोनों वेक्टर कैसे हैं? पैरेलल हैं। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही कैसे हैं? पैरेलल। तो अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं मतलब थीटा की वैल्यू 0 होगा। अगर ऐसा होगा तो आप बोलोगे जो रिजल्टेंट होगा वो सिंपली क्या होगा? दोनों के मैग्नीट्यूड का सम होगा। आप फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करके देखिए, आपका रिजल्ट यही आएगा जो आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। दो वेक्टर्स अगर आप बोलते हो पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू 0 एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट बिटवीन दीस टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं, आप अलग अलग एंगल पर उनको रखोगे तो आप बोलोगे सर जब वो 0 डिग्री पर होंगे, मतलब जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तब उनके बीच का जो आप बोलोगे एडिशन होगा, ठीक है, रिजल्टेंट होगा, दैट विल बी मैक्सिमम एंड दैट विल बी इक्वल टू a plus b। इससे ज्यादा रिजल्टेंट वो किसी भी एंगल पर बना ही नहीं सकते। मैं दूसरा, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो गई, cos 180 आपको बता दूं, अगर आपको नहीं है तो पता होना चाहिए कि सर ये -1, cos 180 डिग्री इज -1। आप बोलोगे सर यानी कि एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा वेक्टर
इस डायरेक्शन में, मतलब दो एंटी पैरेलल या ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इस केस में जो रिजल्टेंट होता है वो इनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है। जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगा, मतलब अगर a बड़ा होगा तो a माइनस बी, और अगर b बड़ा होगा तो b माइनस a, ठीक है। एंड दैट इज बेसिकली मिनिमम। This is the minimum possible resultant between these two vectors when they are placed 180 degree to each other. मैंने कहा थर्ड केस की अगर मैं बात करूं, थर्ड केस जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री है, cos 90 आपको बता दूं 0 होता है। मैंने कहा इसका मतलब दो वेक्टर्स कैसे हैं सर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर ऐसा होता है तो आप बोलोगे जो रिजल्टेंट होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए और रिजल्ट आपके यही आएंगे। मैं सिर्फ आपको डायरेक्टली लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको ये डायरेक्टली कुछ स्टैंडर्ड आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। और आप बोलोगे इसमें एक चीज और है, आप बोलोगे इसका अगर मैं डिफरेंस का मैग्नीट्यूड लूं सर वो भी सेम आएगा, चाहे आप एडिशन का मैग्नीट्यूड लो चाहे आप डिफरेंस का मैग्नीट्यूड लो वो भी सेम आएगा। उसका रीजन है देखिए, जब ये दोनों 90 डिग्री होंगे तो जो पैरेललोग्राम बनता है वो बनेगा एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। आपको पता है एक डायगोनल एडिशन रिप्रेजेंट करता है और दूसरा डायगोनल उसका सबट्रैक्शन रिप्रेजेंट करता होता है। तो क्योंकि दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे चाहे एडिशन का मैग्नीट्यूड निकालो चाहे सबट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड निकालो, दोनों मैग्नीट्यूड कैसे आते हैं, इक्वल आते हैं। दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैंने कहा सर एक और तो एक बार लास्ट पॉइंट फिर से बता दीजिए जो भी आपने बोला है लास्ट। यस सही हुआ है। मैंने कहा फॉर्मूले में वैल्यू रखो, cos 90 वैल्यू 0 रखोगे तो ये रिजल्ट आएगा आपका। चाहे एडिशन करो चाहे सबट्रैक्शन करो दोनों का सेम वैल्यू आएगी, दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यस सर। चलिए मैंने कहा फोर्थ केस की बात करें, अगर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल है, मान लिया मैंने कितना है a, दो वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैं, तो आप बोलोगे सर उनका जो रिजल्टेंट आता है वो रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 2a cos ऑफ थीटा, ठीक है, 2a cos ऑफ थीटा बाई 2, और जो उनका डिफरेंस का रिजल्टेंट आता है मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 2a sin ऑफ थीटा, ठीक है। आप बोलोगे सर ये आएगा 2a cos थीटा बाई 2 अगर एडिशन की बात करोगे, और आप बोलोगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड ये कब आएगा जब दोनों ही वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। आप बोलोगे अगर डिफरेंस का लोगे तो वो आएगा 2a sin थीटा बाई 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकाल रहोगे तो वहां मैं आपको बता दूं फॉर्मूले में ये यहाँ इस रिजल्ट तक पहुंचने में आपके दो ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट यूज हो रहे होंगे, वो मैं आपको बता दूं काफी यूज होने वाले हैं। cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। ये रिजल्ट आपके आगे भी काम आने वाले हैं, तो इनको यहाँ लिख लेना। cos ऑफ 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये फॉर्मूला होता है और दूसरा ये। cos 2 थीटा को आप 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो, या फिर आप 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये यहाँ पे इसको रिजल्ट लाने में आपके यूज होंगे, इसलिए मैंने बता दिया, वरना आपको तो ये याद है। अब इसमें बहुत सिंपल सी आप बोलोगे इसके कुछ और स्पेशल केस कि सर अगर मैं बोलूं इक्वल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो अगर इक्वल मैग्नीट्यूड की बात करो, ठीक है, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, इक्वल है। हाँ सर एक चीज तो क्लियर हो गई। अब आपने बोला कि अगर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ही, अगर उनके बीच का एंगल भी 0 हो जाए, तो देखो एंगल अगर 0 हो जाएगा तो a प्लस a हो जाएगा, मतलब रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे जब उनके बीच का एंगल 0 हो तो ये 0 डिग्री वाली लाइन होगी, तो आप उसको बोलोगे 2a हो जाएगा, उसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 2a। अगर दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, ये वाली लाइन अगर 0 को रिप्रेजेंट करेगी तो ये वाला एंगल 180 डिग्री होगा। इससे क्या रखने के लिए ये फिगर आपको बना के देगा, ठीक है। ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, और ये वाला एंगल आपका 120 डिग्री का है। मैंने कहा अगर दोनों के बीच में 180 डिग्री हो जाएगा तो रिजल्टेंट होगा a माइनस बी,
और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, तो उनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 0। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो 0, या फिर आप उसको 0 लिख सकते हो। अगर दोनों के बीच में 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री इस फॉर्मूले में रखो, 120 डिग्री थीटा बाई 2 हो जाएगा 60, cos 60 इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब आपकी जो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी √1a, यानी कि अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री मतलब ये, तो a² प्लस a² रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट a² प्लस a² आएगा, तो उसको सॉल्व करेंगे तो √2a हो जाएगा, तो आप उसको रखोगे सर √2, और अगर 60 डिग्री रखोगे तो रिजल्टेंट आएगा √3, और इसको रखोगे तो ये आएगा √4a, यानी कि 2a। देखो मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। क्या करना है आपको, इसको याद रखना है कि सर ये अगर एंगल 180 है तो देखो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड कैसे इक्वल है, उन दोनों के बीच में अगर एंगल 180 डिग्री हुआ तो रिजल्टेंट आएगा √0a, 120 डिग्री हुआ तो √1a, 90 डिग्री हुआ तो √2a, फिर √3a और √4a। इस तरीके से आप रिजल्ट को याद रख सकते हो कि सर √0, √1, √2, √3, √4a, ये 4 स्टैंडर्ड एंगल्स के आपको बस जब दो वेक्टर्स के इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड, तो इस तरीके से अलग अलग एंगल्स पे आप याद रख सकते हो। अगर आप भूल जाओ तो ये वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर करके आप अपने आंसर्स ला सकते हो और आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो बस शॉर्ट में कह सकते हो कि याद रखने के लिए मैंने आपको ये इतना बता दिया, तो कई बार आपके यूज होंगी, इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स आपके काफी ज्यादा यूज होते हैं। तो ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, ठीक है। इन स्पेशल केसेस को आपको अगर याद रह जाते हैं तो आपके क्वेश्चंस को एक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन जो स्पेशल केसेस हैं उनको आप याद करके रखा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? एनी डाउट्स? अगर कोई डाउट नहीं है तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए, मैंने कहा सर अब हम बात करने वाले रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इसकी बात करेंगे हम, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बहुत अच्छी बात है। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है उसको समझने के लिए, रिजोल्यूशन का मतलब होता है ब्रेकिंग इनटू कंपोनेंट्स। आई होप आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले रहे हो डेली के डेली अपने नोटबुक में प्रॉपर्ली नोट्स मेंटेन कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आगे बहुत दिक्कत आने वाली, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आप प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट फोन में रखने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो भाई साहब डेली के बेसिस पे अगर आप नोट्स को अपनी कॉपी में मेंटेन करते जाएंगे तो इट विल बी हेल्पफुल टू यू। वरना एक हफ्ते में भी आप देखेंगे, अगर एक हफ्ते में भी गैप हो गया, 2-3 क्लास का भी नोट्स का गैप हो गया, आप उसको कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उस गैप को फिल नहीं कर पाएंगे। आप रिवीजन करना बंद कर देंगे और आपकी फिजिक्स आपसे खराब होने लगेगी और फिर आप उससे डरने लगोगे। रेगुलरली आप नोट्स मेंटेन करोगे, रिवीजन करोगे, और जो प्रॉब्लम आपको मिल कॉल कर तो आप कहोगे कि सर अगर प्रॉपर्ली आप मेंटेन करते रहेंगे नोटबुक, है ना, तो आप ये बोलेंगे कि सर इसमें आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ठीक है। तो भाई साहब ऐसा नहीं करें कि स्क्रीनशॉट ले लेके अपने फोन में रखते रहे, ठीक है। सो डोंट डू दैट। चलिए, मैं कहा सर अब हम बात करने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर्स इनटू
कॉम्पोनेंट्स। चलिए, हाँ, अभी तक हमने बोला मेरे पास दो वेक्टर थे, उनको ऐड करके हम रिजल्टेंट लेके आते हैं। ठीक है, मेरे पास दो वेक्टर्स थे, उनको ऐड करके हम रिजल्टेंट लेके आते हैं। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास एक वेक्टर होगा, मैं उसको ब्रेक करूंगा सच दैट जो ब्रेक किया है दो पार्ट में, उन दोनों का रिजल्टेंट ये एक वेक्टर होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हो, हम थोड़ा सा उल्टा चलेंगे। ठीक है, मैंने कहा सपोज दैट मेरे पास ये एक वेक्टर है ए, ये ए वेक्टर है। ठीक है, आप बोलेंगे ये एक वेक्टर है, मैं कहता हूं ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। मैं क्या, ये एंगल मान लो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना है, थीटा। मैं चाहता हूं कि सर मैं इनको दो ऐसे वेक्टर्स में ब्रेक करूं जो कि एक एक्स एक्सिस के अलाउंग हो। ये देखिए, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सिमिलरली यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आप बोलोगे ये दूसरा वेक्टर हो गया, इसका नाम दे दिया मैंने ए एक्स वेक्टर और इसका नाम दे दिया मैंने ए वाई वेक्टर। अब आप देखिए फिगर को देख के समझ में आ रहा होगा कि सर ये वेक्टर और ये वेक्टर का रिजल्टेंट लेंगे तो मेरे पास ए वेक्टर आ जाएगा। आ जाएगा ना, दिख रहा है? मतलब आप ये कह सकते हो कि मैं ए वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ऐसे लिखने में मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। मैंने कहा अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को एक बार अलग से बना देता हूँ, अब आगे से आपको बार बार बनाना पड़ेगा। जरा देखो, अगर ये ए है, इसका मैग्नीट्यूड अगर ए है, ये थीटा है, तो ये वाली जो साइड होगी जिससे ये एंगल बन रहा है वो होगी ए कॉस थीटा, और उसके दूसरी साइड होगी राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर वाली, वो होगी ए साइन थीटा। सर कहाँ से आया? कहीं से नहीं आया सर, बेसिक डेफिनेशन होता है कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा, तो बेस की वैल्यू निकालोगे तो आएगा हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अगर आप परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। तो कहने का मतलब है कोई भी साइड जिस साइड से एंगल बना रहा होगा राइट एंगल ट्राइंगल में, उस साइड के करस्पॉन्डिंग आएगा उसका कॉस थीटा कंपोनेंट, और दूसरी साइड के करस्पॉन्डिंग आएगा ए साइन थीटा। मतलब ये जो ए एक्स वेक्टर है उसको आप क्या कह सकते हो, ए कॉस थीटा इंटू आई कैप, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसकी डायरेक्शन हो गया। सिमिलरली आप ए वाई वेक्टर को क्या लिख सकते हो, ए साइन थीटा जे कैप। इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है यहीं पर पूछ लीजिएगा, सारी चीजें आपको बहुत क्लियरिटी से समझ में आनी चाहिए। मैंने कहा सर इसको जरा लिख लेते हैं, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ये आपका ए वेक्टर हो गया। ठीक है, जो कि दो दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गया। इसी तरीके से आप बोलते हो कि आपको कोई भी वेक्टर आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा, ए वेक्टर आपको ऐसे लिखा जाएगा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप। बेसिकली आप क्या बोलोगे, ये एक वेक्टर है जो कि आई डायरेक्शन में है और ये दूसरा वेक्टर जो कि वाई डायरेक्शन में है, और इन दोनों का रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर है। तो आपको पता है ये दोनों वेक्टर्स कैसे परपेंडिकुलर हैं, तो इनका रिजल्टेंट लेने का तरीका आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो ए वेक्टर का, सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, है ना? या पे आप इसको स्मॉल एक एक्स भी लिख सकते हो याद रखने के लिए कि सर ये एक्स कंपोनेंट है ये वाई कंपोनेंट है, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। मैंने कहा सर अगर ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज y कंपोनेंट एंड दिस इज x कंपोनेंट। तो यहाँ से आप tan थीटा निकाल सकते हो अगर थीटा x एक्सिस के साथ एंगल है। ठीक है, थीटा किसके साथ एंगल है, x एक्सिस के साथ एंगल है, तो यहाँ से आप tan थीटा निकालोगे, सो दैट विल इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन ax कंपोनेंट। आई होप इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा सर ये तो 2D की बात हुई, मैंने कहा 3D भी हो सकते हैं। अगर आपने बोला ए वेक्टर को ऐसा लिखा गया, ए बाय जे कैप है ना? आई थिंक इट इज वन होल्ड फॉर सम टाइम।
नाउ इट शुड बी क्लियर। ठीक है, चलिए देन। मैंने कहा सर इस केस में आप बोलोगे ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, वो बेसिकली आप क्या बोल रहे हो, ये एक्स एक्सिस से मान लो एंगल बना रहा है अल्फा, ये ए वेक्टर है। वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है मान लो बीटा, और जेड एक्सिस से मान लो एंगल बना रहा है गामा। ठीक है, ये 3D वेक्टर है, ध्यान रखना। ये ऐसे बोर्ड पे नहीं है, ये ऐसा है, सिर्फ ड्रॉ करने के लिए हमने उसको ऐसा बना रखा है, राइट। ये 3D वेक्टर है। तो आप बोलोगे यहाँ से जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा ये एक्स कॉम्पोनेंट है, वाई इसका वाई कॉम्पोनेंट है वाई, और ए जेड इसका जेड कॉम्पोनेंट है। 3 डायरेक्शन में इसके कॉम्पोनेंट हो सकते हैं, हाँ सर हो सकते हैं। इस केस में आप कॉस अल्फा का लिखोगे तो कॉस अल्फा होगा एक्स अपॉन ए। आप बोलोगे सर कॉस बीटा कैसे लिख सकते हो, बीटा किससे, वाई एक्सिस से एंगल है। आप बोलोगे ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो आप बोलोगे सर वाई कॉम्पोनेंट ए वाई अपॉन ए, और आप बोलोगे कॉस जेड कितना हो जाएगा, सॉरी कॉस गामा कितना हो जाएगा। आप बोलोगे जेड कॉम्पोनेंट अपॉन ए। ए यहाँ पे क्या है सर, ए यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होगा सर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड। कहीं कोई दिक्कत किसी को, कोई भी चीज पूछना चाह रहे हैं आप उसमें, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लीजिए फिर एक क्वेश्चन देता हूँ। तो हाँ जी बेटा। जब आपने tan थीटा किया था तो आपने ए वाई बाय ए किया था, उसके बेटा बाद टेन cos थीटा अल्फा एक्स परपेंडिकुलर प्लस ए। अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन अच्छा बेस अच्छा होता है, और कॉस यहाँ पे कॉस अल्फा है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाँ हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज मतलब वेक्टर, याद है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होता था, जो वेक्टर जो मुझे डायरेक्शन थी याद वो है। हाइपोटेन्यूज थी। हाँ ठीक है बेटा। यस सर। 3 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 5 t कैप। सर इसका मैग्नीट्यूड निकालो और इंडिविजुअल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कितना कॉस एंगल बन रहा है वो बताओ। एक काम करो, थोड़ा सा घुमा लो इसको ऐसा। चलो ठीक है, करने। इसका मैग्नीट्यूड निकालें वेक्टर का, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है वो बताएंगे। √40। बाकी चीजें भी निकालें। हाँ भैया बाकी चीजें बताएं जरा। √50 सर। √56। √50 50। 50, ये क्या बता रहे हो, द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। चलिए और बताइए।
Sir, magnitude is under root 50. ओके, cos अल्फा, cos बीटा, cos Sir, गामा. cos alpha equals to 3 upon under root 50 and beta equals to 4 upon under root 50. चलिए, सिंपल सी बात है, कोई इसका मैग्नीट्यूड पूछने जाएगा तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपको पता ही है. दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. और अगर मुझसे cos अल्फा पूछा जाएगा तो दैट इज इक्वल टू 3 बाय, इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है 25 और ये भी 25 मतलब रूट 50 आ जाएगा. cos अल्फा की वैल्यू 3 बाय रूट 50 हो जाएगा. सिमिलरली cos बीटा cos गामा आप बता सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था. आप जरा देखिए, अगर मैंने कहा इसी में आपको एक वेक्टर को ऐड और करना है 2i कैप प्लस 5k कैप माइनस j कैप, एक वेक्टर इसको ऐड करना है. आप मुझे वेक्टर को ऐड करके पहले तो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल दो एंड उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो. ऐड करने का तरीका सिंपल होता है, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को हम प्रॉपर्ली साइन के साथ ऐड कर देते हैं. i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ, अगर आपका वेक्टर इस फॉर्मेट में गिवन है. तो ये दो वेक्टर्स को ऐड करें, वेक्टर बताएं और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड बताएं. चलिए बताइए. सर बी वेक्टर नहीं दिख रहा लास्ट में. क्या हो गया, बी वेक्टर क्यों नहीं दिख रहा? बोर्ड के साइड में के बाद नहीं दिख रहा, के कैप के बाद. के कैप के बाद नहीं दिख रहा बेटा. तुम वर्टिकल में देख रहे हो क्या? यस सर. तो उसको हॉरिजॉन्टल करो ना बेटा. स्क्रीन का रोटेट वाला ऑप्शन चालू करो अपना. हाँ सर, आ गया आ गया. फाइव ए कैप माइनस 5j कैप प्लस 10k कैप. फिर से बोलना. 5 i कैप आई माइनस 5j कैप प्लस 10k कैप. माइनस 5 j कैप प्लस 10 k कैप, उसका मैग्नीट्यूड Yes, sir. बताओ. मैग्नीट्यूड 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. अरे इसको सॉल्व करना बेटा. सर मैग्नीट्यूड 10 सर, रूट 100 मैग्नीट्यूड 10. सी आई डाउट. नो सर, रूट ऑफ 200. Root 150. तो ऐसा करना है यार, कैसे कैलकुलेशन में भी गड़बड़ कर रहा है भाई, क्या कर रहा है भाई? रूट ऑफ 150 सर. डिसाइड कर ले. फर्स्ट डिसाइड देन टेल मी द आंसर डूड. फर्स्ट इट फॉर Yes, sir. 100, first for 200, then 150. 150 सर. 150. only. 150 only. Don't Sir, don't under be in root hurry. 150. Don't be in hurry बेटा, ठीक है? चलो. So now we will talk about, मैंने कहा सर एडिशन करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट देखो i को i के साथ करेंगे तो दैट इज 5i. j को j के साथ करेंगे तो माइनस 4j कैप माइनस j कैप इज माइनस 5j कैप प्लस 5k कैप और 5k कैप हो जाएगा प्लस का 10k कैप. अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे तो दैट विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर. कुछ लोग यहाँ -5, अरे भाई साहब -5 का स्क्वायर करोगे तो भी वो 5 का स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पे माइनस नहीं आता है. ठीक है, तो आप बोलोगे सर दैट इज इक्वल टू 25 इज 150 और ये हो जाएगा रूट 150. ठीक है, Sir. तो दैट कैन बी रिटन एज 5√6. तो ये सिंपल सा बेसिकली आप बोलेंगे कंपोनेंट लेना या फिर आप उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन आप इसको ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी. चलिए अब आगे बात करते हैं अपन प्रोडक्ट के बारे में. किसके बारे में बात करेंगे? प्रोडक्ट के बारे में.
आपको डीपीपी में मैथमेटिकल टूल की डीपीपी मिली है क्या? एरर्स की मिल गई? डीपीपी लास्ट किस टॉपिक की मिली थी? टॉपिक का नाम बताएंगे कोई? सर एरर्स की मिली है। एरर्स की मिल गई, मैथमेटिकल टूल्स की नहीं मिली। चलिए मैं दिलवा दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर लें और मुझसे डिस्कस भी कर लें। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। So basically there are two kinds of product. In vectors there are two kinds of product. The first kind is called scalar product या फिर डॉट प्रोडक्ट। इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, द फर्स्ट काइंड इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। क्यों कहा जाता है अभी पता चल जाएगा। मैंने कहा सपोज दैट आई हैव गॉट टू वेक्टर्स, ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर, मेक एन एंगल थीटा विद ईच अदर। मेरे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज सपोज कितना है? आप बोलेंगे कि सर दैट इज थीटा। ठीक है, हाँ। मैंने कहा सर अगर इन दोनों का आपको स्केलर प्रोडक्ट करना है तो कैसे लिखोगे सर? ए डॉट बी, ये दो वेक्टर्स के बीच में इसमें डॉट लगाते हैं इसीलिए इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। एंड इसका जो रिजल्ट आता है वो आएगा ए बी कॉस थीटा। क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा। अब जरा देखिए ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन। तो ये बेसिकली क्या है? एक डायरेक्शन नहीं है ना इस पोर्शन में, ये एक रिजल्टेंट जो आया है इसका डॉट प्रोडक्ट के बाद वो एक स्केलर क्वांटिटी आया है, एंड दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, बिकॉज इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है ना। तो ऐसा प्रोडक्ट जिनका आप प्रोडक्ट लेने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी होगा, एंड उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। वर्क जो होता है, वर्क होता है एफ डॉट डी, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ force and displacement gives you work, and that's why work is a scalar quantity. चलिए देन, मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है, इसके कुछ स्पेशल केसेस पढ़ लेते हैं। मैंने कहा अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो cos 0 जो होता है वो होता है 1, ये तो हमको पता है। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी? सेम होगी। तो जो ए डॉट बी आता है वो सिंपली क्या होता है? ए इंटू बी, मतलब इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, क्योंकि cos 0 तो 1 हो गया। इसी वजह से अगर आप ए डॉट ए लोगे, मतलब उस वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, जब दोनों ही सेम वेक्टर है मतलब दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी, मतलब एंगल 0 होगा, है ना। तो आप बोलोगे जो रिजल्ट आता है वो आएगा a इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर, है ना। अगर एक वेक्टर का उसका खुद के साथ आप डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो आपको वो आएगा ए स्क्वायर। मुझे जरा बताना आंसर आई डॉट आई कितना आएगा? एनीवन? वन। वेरी गुड। आप बोलोगे सर आई डॉट आई जो आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, और आई का मैग्नीट्यूड होता है 1, आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर होता है, तो आप बोलोगे इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1। सिमिलरली आप बोलोगे जे डॉट जे भी होगा, और सिमिलरली के डॉट के कैप भी होगा। ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनके डॉट प्रोडक्ट कैसे आते हैं? तो इनके डॉट प्रोडक्ट कैसे आएंगे? 1। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा केस नंबर 2, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, यानी cos 90 डिग्री होता है 0।
cos 90 डिग्री कितना होता है 0, तो आप क्या बोलोगे cos 90 0 होता है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर a डॉट b क्या आएगा 0। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इसीलिए आप बोलोगे सर i डॉट j या फिर j डॉट i या फिर j डॉट k या फिर k डॉट i, मतलब कोई भी ले लो, इन सबका रिजल्ट कितना आने वाला है 0। ये सारे परपेंडिकुलर वेक्टर से i और j परपेंडिकुलर होते हैं, j और i परपेंडिकुलर होते हैं, i और k परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनका आपस में कोई किसी के भी साथ में आपस में करोगे डॉट प्रोडक्ट तो कितना आएगा 0 आएगा। एंड इसी वजह से अगर आप बोलते हो a, अगर आप बोलते हो मान लो एक एग्जांपल है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप और b वेक्टर है 2i कैप 4j कैप माइनस 3k कैप। अगर आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना, क्या निकालना है डॉट प्रोडक्ट निकालना है, सर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आपके दिमाग में आएगा सर ये ए बी कॉस थीटा निकाल दो। ए बी कॉस थीटा में ए का मैग्नीट्यूड चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगा, बट कॉस थीटा नहीं मिलेगा, एंगल आपको यहाँ से कहीं से नहीं मिलेगा, तो आप नहीं निकाल पाओगे। मैंने कहा अगर वेक्टर इस फॉर्मेट में दे रखा है तो क्या करो सर, देखो इसका इसके साथ लोगे, इसका इसके साथ लोगे, इसका इसके साथ लोगे, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे करके ऐड करते जाओगे। मैंने कहा देखो i का किसी के भी साथ ले लो अदर देन i इट शुड बी 0, मतलब केवल i का i के साथ क्या आएगा 1, तो सिंपली इनकी कंपोनेंट को साइन के साथ आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आप लिख दो 6, i डॉट i कितना हो जाएगा 1। आप इसका किसी के साथ लेने की जरूरत नहीं बिकॉज ये 0 हो जाने वाला है, i का j और k के साथ क्या हो जाने वाला है 0 हो जाने वाला है। मैंने कहा प्लस 4 का 4 के साथ लोगे तो आएगा 16, j डॉट j 1 हो जाएगा। सिमिलरली j का बाकियों के साथ लोगे तो 0 आएगा, k कैप का k कैप के साथ लोगे आप बोलोगे कितना आएगा माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस ऑफ 1 आ जाएगा प्लस का 3, एंड सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 1925, तो ये आया आपका a डॉट b। ठीक है, सो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है और अगर आपका फॉर्मेट ai कैप और j कैप और a कैप के फॉर्म में दे रखा है तो आप इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट या शंका है तो मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ भाई कोई शंका? No, sir. चलिए then। सर एक मिनट स्क्रीन क्लियर हो जाए, स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीन तो क्लियर है बेटा। हो गई आपके एंड पे क्लियर? नो सर अभी नहीं हुई। बेटा फिर तो सॉरी, बाकी लोगों को क्लियर आ रही है बेटा, किसी से शेयर कर लेना। बाकी लोगों को क्लियर दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? Yes, sir. तो हाँ जी, इसीलिए आपने थर्ड वाले पॉइंट में के कैप का किया तो है -3 नहीं होगा +3 होगा, +16 इसका इसके +3 साथ, किया। इसका इसके साथ हाँ तो -1 और -3 प्लस नहीं हो जाएगा बेटा, 2 माइनस प्लस नहीं हो जाएंगे? लेकिन वो तो ऐसे, लेकिन साइन तो हम लोग माइनस ही पुट करेंगे ना, जैसे हम लोग एडिशन में पुट कर रहे हैं आई जे का a + b कर रहे हैं। नहीं समझ में आया आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हो? तो जब a वेक्टर और b वेक्टर का ऐड कर रहे हैं तो हम लोग एक तो माइनस ही कर रहे हैं ना। हम ऐड नहीं कर रहे बेटा, हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। -3 इंटू -1 हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं बेटा। आपकी आवाज मेरे पास क्लियर नहीं आ रही है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या पूछना चाह रहे हो। हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं। हम 4 का 4 के साथ डॉट प्रोडक्ट 4j कैप डॉट 4j कैप कर रहे हैं।
3 आई कैप डॉट 2 आई कैप कर रहे हैं बेटा, ओके सर। है ना। -1 के कैप है ये और -3 के कैप है, इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। ओके सर, यस सर। चलिए माइनस का मतलब समझ रहे हो कि ये -z डायरेक्शन में है ये वाला, और ये वाला भी -z डायरेक्शन में है, तो आप बोलोगे दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम हो गई, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0, और मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर तो अगर एंगल 0 होता है तो देखो अभी यहाँ स्पेशल केस लिखा हुआ है, ठीक है। ये प्लस और माइनस शो करते हैं कि इनकी डायरेक्शन क्या है ना, इनका कंपोनेंट की प्लस एक्सिस में है या माइनस एक्स एक्सिस में है, तो उससे आप निकल के आएगा, तो आप सिंपली प्लस माइनस को प्रॉपर मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर सही आएगा। Now we are going to talk about second type of product that is called cross product. क्रॉस या फिर आप बोलोगे वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, मैंने कहा सर क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या हो, मैंने कहा फिर से वही कहा, दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है, ये कोई दूसरा वेक्टर है, बी वेक्टर है, इनके बीच में कोई रैंडम एंगल है थीटा। अगर आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इनके बीच में आप ऐसा लिखोगे ए क्रॉस बी, ठीक है, वहां पे डॉट लिखते थे, यहाँ पे क्रॉस लिखेंगे ए क्रॉस बी, और उसको जो लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब देखिए ए बी साइन थीटा तो एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, बट यहाँ पे एक एन कैप एक यूनिट वेक्टर साथ में दिया है जो कि डायरेक्शन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। तो जो रिजल्ट आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट का वो एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, उसमें मैग्नीट्यूड भी आ रहा है, डायरेक्शन भी आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ सर बहुत सी बात है, मैं कहा सर इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट हम बोल रहे हैं। अब आपने बोला कि सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। मैंने कहा सर ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा तो एक नंबर है, ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा एक नंबर है, तो ये स्केलर पार्ट है। लेकिन ये जो एन कैप है, ये एन कैप एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन दे रहा है इस रिजल्ट की। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है, दैट इज इट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैंने कहा सर ये एन कैप की डायरेक्शन है क्या, ये एन कैप है क्या, आप बोलोगे सर ये एन कैप जो है वो एक तो यूनिट वेक्टर है, वो तो मुझे सबको पता है सर ये यूनिट वेक्टर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सर ये ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि बोथ ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। कैसा आएगा सर, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। मैंने कहा सर देखते हैं, मैंने कहा अगर कोई वेक्टर ए के परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो वो बी के परपेंडिकुलर नहीं होगा, और अगर कोई वेक्टर बी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, है ना, ये परपेंडिकुलर टू बी करोगे तो वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं होगा। दैट मींस जिस प्लेन में ये दोनों, दैट मींस जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी ड्रॉ किए गए हैं, उस प्लेन में तो आप जो रिजल्ट आया है वो ड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर टू बोथ। मैंने कहा सर एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सर ये जिस प्लेन में ड्रॉ है उसके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर ड्रॉ कर दो। अगर ये इस प्लेन में ड्रॉ किए गए हैं वेक्टर ए और बी, तो जो एन कैप होगा वो परपेंडिकुलर टू बोथ चाहिए, मतलब इस प्लेन से ही परपेंडिकुलर चाहिए। अब देखो ये वेक्टर ए से भी परपेंडिकुलर है और ये वेक्टर बी से भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस प्लेन से ही परपेंडिकुलर है। तो एन कैप एक्चुअली सर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर ड्रॉप हो रहे हैं। अब मैंने कहा सर ये दो डायरेक्शन अभी भी पॉसिबल है, एक
कमिंग आउटवर्ड ऑफ द प्लेन और एक गोइंग इनवर्ड्स ऑफ द प्लेन। इस प्लेन में भी दो डायरेक्शन पॉसिबल हैं, आप बोलोगे कमिंग आउटवर्ड्स परपेंडिकुलरली और गोइंग इनवर्ड्स परपेंडिकुलरली। तो वो कैसे डिसाइड करते हैं? मैंने कहा सर वो डिसाइड करेंगे आपका राइट हैंड थंब रूल से। किसे डिसाइड करोगे? राइट हैंड थंब रूल से। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है? मैंने कहा राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, आपने राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए, करके देखिए सब लोग। अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। जब ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो ए आपका पहला वेक्टर है ना? तो अगर आप बोलोगे ए की डायरेक्शन में फिंगर्स को स्ट्रेच करो, या तो आप ऐसा कर सकते हो या फिर आप ऐसा कर सकते हो, है ना? ए की डायरेक्शन में। मैंने कहा सर आपको ऐसा करना है कि आपकी जो पाम है वो दूसरे वेक्टर की तरफ रहे। ऐसा करेंगे तो आपकी जो पाम है दैट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द अदर वेक्टर, बल्कि इफ यू विल लाइक डू लाइक दिस, द पाम विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर। तो आप बोलोगे देन द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। फिर से देखिए, stretch your fingers in the direction of first vector such that your palm is in the direction of the second vector, then the thumb will give you the direction of A cross B vector या फिर this n है ना? तो आपने बोला A क्रॉस B, यहाँ की अगर हम बात करें तो A क्रॉस B, B देखो B की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है, पाम आपकी B की तरफ है, तो आप बोलोगे thumb is giving यानी आउटवर्ड इज द डायरेक्शन। आउटवर्ड को शो करने का तरीका होता है ऐसे, और इनवर्स को शो करने का तरीका होता है ऐसे। एरो देखा, एरो, सपोज दैट ये एरो आपकी तरफ आएगा तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड केवल और केवल एक पॉइंट दिखेगा, तो आप बोलोगे कमिंग आउटवर्ड्स, आपको सिर्फ ऐसा पॉइंट दिखता है। जबकि एरो आपसे जब दूर जा रहा होता है तो आपको पीछे से ऐसे क्रॉस दिखता है ना? एरो देखे ना प्रॉपर्ली, तो आप बोलोगे इसलिए जब ये दूर मतलब इनवर्ड जाता हुआ एरो, मतलब ये होगा एरो। ठीक है, तो ये होगी इनवर्ड डायरेक्शन, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब इसको हम शो करते हैं आउटवर्ड। तो अगर ए क्रॉस बी की बात करोगे तो देखिए कैसी डायरेक्शन आ रही है, इनवर्ड सॉरी आउटवर्ड आ रही है। अभी हमने निकाली कैसी आ रही, आउटवर्ड। लेकिन अगर मैंने बी क्रॉस ए लिया था तो मेरा पहला वेक्टर क्या हो जाता है, सी वेक्टर। अगर मुझे बी क्रॉस ए चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, बी क्रॉस ए, तो आप क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स को बी की डायरेक्शन में स्ट्रेच करते हैं। मैंने कहा सच दैट मेरी पाम दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो मैं पाम को घुमाता तो कैसे करते हैं। Now the thumb is giving me the direction of B cross A that is going inwards. तो B cross A inwards आता है, जबकि A cross B बाहर की तरफ आ रहा है। अच्छा, मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों में यही आता है, AB sin थीटा लिखो चाहे BA sin थीटा लिखो, it doesn't matter at all। आप चाहे AB sin थीटा लिखो या फिर BA sin थीटा लिखो, it doesn't matter। तो आप कह सकते हो कि सर जो A cross B है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट है, बाकी तो चीजें सेम है। जो A क्रॉस B है और B क्रॉस A में बस केवल क्या फर्क है, डायरेक्शन में 180 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। एक अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो एक अंदर की तरफ आ रहा है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैंने कहा कुछ इसके स्पेशल केस देख लेते हैं। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो अपन क्या बात कर लेते हैं, सर अब अपन बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल केसेस की। मैंने कहा पहला स्पेशल केस, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है मतलब दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल है। अगर पैरेलल है वेक्टर्स तो देखो क्या होगा, सर साइन 0 कितना होता है, सर साइन 0 डिग्री होता है 0। तो जो A क्रॉस B आएगा वो 0 होता है, क्योंकि सर AB साइन थीटा 0, तो उनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 0। तो जो आप बोलोगे A क्रॉस B आएगा वो एक नल वेक्टर आएगा, मतलब 0 होगा। ठीक है, मैंने कहा सर दूसरा केस ले लो, थीटा की वैल्यू अगर मैं बोलूं, अच्छा यहाँ पे क्लियर देखो, मतलब I डॉट I ले लो या J डॉट J ले लो या K डॉट K ले लो, ये दोनों सेम डायरेक्शन की हो जाएंगे, है ना? I और I सेम डायरेक्शन हो गया, J और J साइन सेम डायरेक्शन हो गया, K और K, तो
आपने बोला था सेम डायरेक्शन है मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो इन दोनों का सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो कितना आएगा 0 बनता है। देखिए आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 आ रहा था, जबकि आई का जे या के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा था, या उल्टा है। आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो या जे का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो या के का के साथ आप बोल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे सो दैट विल बी इक्वल टू 0 है। अब मेरा दूसरा केस, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं परपेंडिकुलर हैं, तो आपको पता है sin 90 क्या होता है 1 होता है। तो जो a क्रॉस b आएगा वो बेसिकली क्या होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा इनटू 1। सिंपली दोनों के मैग्नीट्यूड को आप क्या कर देते हो, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हो और डायरेक्शन देते हो n है। इसी वजह से देखिए अगर मैं i क्रॉस j करूं, सर इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, मतलब ये इस केस में जाएंगे, तो आप बोलोगे जो i क्रॉस j आएगा वो क्या होगा, कोई बताएगा? क्रॉस j 1 मैंने कहा आई क्रॉस जे होगा तो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर। मैं बताता हूँ इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब सेम है ना। आप बोलोगे सिमिलरली जे क्रॉस के करोगे तो, हाँ जे क्रॉस के करोगे तो आएगा आई कैप, और अगर के कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो आएगा जे कैप। इसी को अगर मैं उल्टा लिख दूं, जे क्रॉस आई करोगे तो उल्टा करने से क्या होता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मतलब माइनस के कैप हो जाएगा। के कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो आप बोलोगे माइनस ऑफ आई कैप हो जाएगा, और आई कैप क्रॉस के कैप करोगे तो हो जाएगा माइनस का जे कैप। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने कहा याद रखने का तरीका क्या होगा कि सर कब आपको प्लस रखना है, तब आपको देखो ये तो पता है आई और जे का है तो थर्ड आएगा, इन दोनों की वजह से थर्ड तीसरा आपको आएगा, इन दोनों का करोगे तो कोई तीसरा आएगा। कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा वो कैसे करेंगे, मैंने कहा देखो इसको याद रखने का तरीका होता है ये, आप ऐसे लिख लीजिए आई कैप जे कैप और के कैप। आप इस डायरेक्शन में जाइए तो पॉजिटिव आएगा, अगर आप क्लॉकवाइज लोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखिए आई क्रॉस जे, ठीक है, तो आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, के कैप। सर जे क्रॉस के करोगे तो क्या मिलेगा, आई कैप, और अगर के क्रॉस आई करोगे तो क्या मिलेगा, जे कैप। तो अगर आप क्लॉकवाइज ऐसे कर रहे हो मेजरमेंट तो आपको कैसे मिलने वाले हैं, रिजल्ट आपके पॉजिटिव मिलने वाले हैं। हाँ सर, मैंने कहा सर अगर आप इसको उल्टे डायरेक्शन में कोई सा भी उल्टा डायरेक्शन ले लो, आपने बोला कि सर अगर मैंने आई क्रॉस के कर दिया तो माइनस जे कर दी, उल्टी डायरेक्शन में आई क्रॉस के कर दी, या फिर के क्रॉस जे कर दी तो आपको माइनस आई कैप मिलेगा। या फिर आप बोलोगे कि सर जे क्रॉस आई कर दिया, जे पहले आई बाद में, जे क्रॉस ए आई करोगे तो आपको माइनस के कैप मिलेगा। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज अगर आप क्लॉकवाइज आ रहा है तो आपके रिजल्ट प्लस में आएंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो आपके रिजल्ट कैसे आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। इसमें कहीं पे भी किसी भी तरीके से कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, एनी डाउट? नो सर। नो सर। क्लियर है बातें, है ना? यस सर। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, डायरेक्शन आप निकाल के वो देख लीजिएगा, आप उसमें स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, फिर अपन आगे बढ़े। देखिए बहुत धीमे धीमे एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं पे भी जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तो आप भी अच्छे से समझते जाइए। मैं कोई भी ऐसा नहीं कि बोलता चला जाऊँ बोलता चला जाऊँ, मैं आपको हर चीज को बहुत स्लोली एंड स्टेडली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और तब तक करूंगा जब तक आपको समझ में आने लगेगा। अब डाउट आएगा या आपको नहीं समझ में आ रहा, तुरंत के तुरंत आपको बोलना तो पड़ेगा। अब आप 4 दिन बाद आप मुझसे सोचो कि आप मुझे 4 दिन बाद आप मुझसे कोई डाउट पूछोगे कि सर आपने हफ्ते भर पहले ये पढ़ाया था, तो फिर यार देखो मुझे भी दिक्कत होगी, क्योंकि मुझे भी अपना सिलेबस भी तो करना है।
विद इन स्मॉल टाइम आपको 11th और 12th का पूरा सिलेबस कराना है। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा तब तक जब तक मुझे समझाने की बात आएगी। बट आप अगर कहोगे सर 1 महीने पहले आपने ये चीज समझाई थी, इसमें ये चीज समझा दीजिए, या मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दीजिए, या किसी भी तरीके के अननेसेसरी डाउट्स आप पूछोगे तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी। मैं समझा रहा हूँ, कोई टॉपिक उस टाइम चल रहा है, आप मुझसे 10 बार पूछ लोगे वो चीज, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मेरे क्वेश्चंस के आंसर आप प्रॉपर्ली दे रहे हो तो। हाँ ठीक है। आप सोचो कि नहीं मैं क्वेश्चन का सर सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा, मैं एक सिंपल 2 into 2 भी मुझसे पूछोगे सर आप लिख के बता दो 2 into 2 4 होता है, मैं वो भी नहीं बताता, क्योंकि मेरे बताने से कभी आपको फायदा नहीं होगा। सर सॉल्यूशन ही देना होता है, मैं आपके डीपीपी के साथ साथ एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूं, उस सॉल्यूशन से अगर आपका कोई फायदा हो। कोई भी क्वेश्चन आपको आ रहा है आप उसको गूगल कर दो, उसकी पहली लाइन आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा गूगल पे, बट दैट वोंट वर्क, दैट वोंट हेल्प यू पीपल until unless आप उससे स्ट्रगल नहीं करोगे, until unless आप जो चीज उसमें अप्लाई कर रहे हो वो क्लियरिटी के साथ आपको समझ में नहीं आया कि यार ये गलत क्यों है, तब तक उसका कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड। आप कभी भी डाउट आए आप वहीं का वहीं पे आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो ये बातें थी क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट में आपका एक जो आई कैप जे कैप के कैप का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट लेना थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी वेक्टर भी खत्म हो जाएगा, उसमें थोड़ा 10-15-20 मिनट लगेगा मुझे समझाने में। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन कराने में, तो उसको अपन जल्दबाजी नहीं करते बिकॉज वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पास्ट में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर या ऑलमोस्ट एक साल छोटे कहीं ना किसी चैप्टर में उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसमें अपन आराम से इत्मीनान के साथ उसको समझेंगे, थोड़ा 10-15 मिनट लगेगा, और उसके बाद 1 या 2 क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब अपन वेक्टर्स को खत्म करके अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो वेक्टर में इतनी ही बातें रहेंगी, कहीं पे भी किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। दूसरा आपका सिलेबस मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड मैथमेटिकल टूल्स, ये आपका टेस्ट के टॉपिक्स होंगे जो कि शायद आपका टेस्ट ट्यूसडे को होगा। एनी डाउट्स? No, sir. थैंक यू एवरीवन, देन आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। Sir, हाँ जी बोलिए। sir, your हाँ जी, WhatsApp बोलिए। number. Sir, WhatsApp number. अच्छा भैया, चलिए अच्छी बात है। वैसे शायद मैं एक बार ये नंबर ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये 2 बार बता चुके हैं। ठीक है, हाँ हो सकता है, कोई बात नहीं। एक छोरी ने पूछा है ना, तो वही बता देते हैं, वही नंबर दे देते हैं। आप लोग अपने डाउट्स मुझे भेज सकते हैं। हाँ, पेशेंस के साथ देखिए, मेरे पास डेली 30 से 40 स्टूडेंट के डाउट आते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा मैंने तुरंत देख लिया और मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। अगर आपको 1 दिन के अंदर नहीं मिले, आप मुझे दोबारा पोलाइटली फिर से रिमाइंड करा दीजिएगा। दूसरा, हमेशा पहली बार जब डाउट भेज रहे हो अपना प्रॉपरली नेम, अपना बैच मुझे जरूर वहां बताएं। ठीक है, सिंपली बच्चों में बिल्कुल एक तो ये आजकल खत्म हो गया, सर सीधा क्वेश्चन, सर इसका सॉल्यूशन दे देना, है ना। ये भी नहीं पता कि कौन है, कोई सैल्यूटेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा मतलब उनको लगता है कि यार मैंने पूछा है तो सबको तो बताना है। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, आपके पूछने के तरीके पे बहुत कुछ डिपेंड करता है मास्टर का रिस्पॉन्स, पहली चीज। दूसरा, जब भी आप कोई भी डाउट पूछेंगे आप क्वेश्चन भेजिए, आप अपना सोल्यूशन भेजिए कि आप क्या कर रहे हैं। मैं हमेशा आपकी क्वेश्चन की गलती बताऊंगा कि आप गलत क्या कर रहे हैं, हालांकि उसमें मुझे ज्यादा टाइम लगता है, मेरा ज्यादा टाइम लगेगा, बट स्टिल आई विल प्रेफर कि मैं क्योंकि आपको सिखाना चाहता हूं, मैं हमेशा यही बताऊंगा कि आप गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं कभी भी किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दूंगा, ऑल्दो आप सोचोगे वहां मेरे पास कॉपी पेस्ट पड़े होंगे बहुत सॉल्यूशन, बट स्टिल आई विल नॉट प्रोवाइड। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। थैंक यू देन, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.